शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में आप सभी लोगों से राजनीति एवं समाज विषय पर चर्चा हो रहा है, जो कि आपके यूपीएससी के समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के सिलेबस समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपका यूनिट 7 में यह टॉपिक है। राइट, मैं बार बार सिलेबस के विषय में इसलिए आपको परिचित कराता हूं क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए सिलेबस ही उसका सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। तो दोस्तों, आपके समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट 7 में जो सिलेबस है वह सिलेबस है आपका सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत, सत्ता प्रवर्जन, नौकरशाही, दबाव समूह, राजनीतिक दल। आपसे मैंने सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत चर्चा कर चुका हूं, सत्ता प्रवर्जन अच्छे से चर्चा कर लिया, नौकरशाही जब हम लोग वेबर को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने अच्छे से समझाया था। फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप आपसे मैंने चर्चा किया, राजनीतिक दल पे भी हमने आपसे चर्चा कर चुका है। आज आप लोगों को मैं कई टॉपिक एक साथ पढ़ाने वाला हूं और आप बहुत धैर्यता से समझिएगा। राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल सोसाइटी, विचारधारा, विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया, क्रांति, ये प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस में है। मेरा राजनीति एवं समाज पढ़ाने का जो तरीका है वह समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को मर्ज करके पढ़ाता हूं। तो आपके समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सिलेबस है वह यूनिट 3 के 4 में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको राष्ट्र, लोकतंत्र एवं नागरिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये जो टॉपिक है ये लगभग आपका समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ही खत्म हो जाता है। आपको यहां पर एक्स्ट्रा में सोशल एवं पॉलिटिकल एलिट, क्षेत्रीयतावाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, ये टॉपिक पढ़ना है। तो आज हम आप लोग राजनीति एवं समाज को व्यापक स्तर पर चर्चा विमर्श करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। तो अभी तक हमने आपको समाजशास्त्र के अंतर्गत, जब मैंने समाजशास्त्र पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसके अंतर्गत आप लोगों से कई विषयों पर व्यापक स्तर पर चर्चा किया। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हमने आपको यूनिट फर्स्ट, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं यूपीएससी ने यूनिट फर्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। पहली चीज तो टॉपिक का नाम, तो सभी लोग कमेंट कर दे एक बार, थोड़ा आप लोगों का कमेंट आ जाएगा तो हमें थोड़ा आनंद आएगा कि आप लोग अध्ययन तो कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपका दिया गया है, जो वह दिया है आपका समाजशास्त्र की विद्या शाखा। विद्या शाखा, जिसमें यूपीएससी ने सिलेबस दिया है आपका यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, मैंने अच्छे से चर्चा किया। फिर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, फिर समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध, जैसे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, तो इसके कारण यूपीएससी में एक यूनिट जन्म लेता है। उस यूनिट का नाम है कार्य एवं आर्थिकी जीवन। जैसे समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, तो उससे एक यूनिट निकल के आता है राजनीति एवं समाज, जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो ये टॉपिक मैंने अच्छे से चर्चा किया। फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक था समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध,
आप अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जो बिल्कुल आपके अनुभव पर आधारित होता है, उस पर आपका किसी भी प्रकार का अनुसंधान नहीं होता है, आप उसको अपने दैनिक जीवन की प्रक्रिया में लागू किए रहते हैं, तो वो एक सामान्य बोध है। तो आखिरकार समाजशास्त्र और सामान्य बोध में क्या अंतर है, उसकी हमने अच्छे से चर्चा किया। यूनिट फर्स्ट खत्म करने के बाद मैंने यूनिट फोर्थ आप लोगों को स्टार्ट किया। यूनिट फोर्थ में आप लोगों से मेरा फर्स्ट टॉपिक ये था कि कार्ल मार्क्स जो आपके थिंकर दिए गए हैं, उस थिंकर पर आपको एक प्रकाश डाल दिया जाए। तो कार्ल मार्क्स के जितने भी सिलेबस में दिए गए थे, उस पर हमने आपसे व्यापक स्तर पर चर्चा विमर्श किया। तो कार्ल मार्क्स के पहले मैं जीवन परिचय पर प्रकाश डाला कि आखिरकार उनका जीवन परिचय क्या है। किसी भी विद्वान को जानने के लिए थोड़ा बहुत उसके जीवन के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ घटने वाली घटनाएं उसके जो सिद्धांत होते हैं उस पर प्रभाव दिखाई देता है। इस उद्देश्य से मैंने जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। कई जगह भटकते भटकते इंसान को अचानक ब्रिटेन में शरण मिली, जिसके कारण एक ऐसा सिद्धांत जन्म आप लोगों के सामने आया जो कि ऐतिहासिक रहा। तो कार्ल मार्क्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, सामाजिक स्तरीकरण, अलगाववाद, उत्पादन की विधा, ये सब थ्योरी मैंने चर्चा की। लगातार आपसे यूपीएससी ने इस टॉपिक से खूब प्रश्न पूछे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। आपका जो कार्य करने की प्रक्रिया होनी चाहिए वह बहुत अच्छे तरीके से जो थ्योरी आपको पढ़ाया गया है उस थ्योरी से संबंधित आप खुद भी एनालिसिस करें और कई चीजों से जोड़ने का प्रयास करें। जब ये कला आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो आपको उस विषय वस्तु की समझ प्राप्त करने में बड़ी आसानी रहेगी। कार्ल मार्क्स खत्म करने के बाद मैं वेबर पे आया। वेबर के जीवन परिचय पर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाला। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि किसी भी थिंकर का जो जीवन होता है उसके सिद्धांतों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। आपको पता होगा कि वेबर के माता एक धार्मिक महिला थी और वेबर के पिता एक ऑफिसर थे। उनके वेबर के माता धार्मिक होने के कारण आपको एक थ्योरी जन्म लेती है, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना, जहां पर मैंने आपसे व्यापक स्तर पर चर्चा किया। फिर उसके बाद इनके पिता के अधिकारी होने के कारण नौकरशाही, उन्होंने सिद्धांत दिया वेबर ने, बहुत आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने। वेबर की सामाजिक क्रिया आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया और फिर वेबर के पद्धति जो समाजशास्त्र की पद्धति होती है उस पर मैंने चर्चा की, जिसमें 4 पद्धति थे: वेस्टेहेन, कारण बहुलवाद, मूल्य तटस्थता और आपका चौथा जो पद्धति थी वो आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी थी, जल्दी से सभी लोग। फर्स्ट वेस्टेहेन, सेकंड मूल्य तटस्थता, थर्ड कारण बहुलवाद और चौथा आदर्श प्रारूप। ठीक है, तो फिर उसके बाद वेबर की मैंने एक और सिद्धांत आपसे चर्चा किया, त्रिपक्षीय सिद्धांत। ये कार्ल मार्क्स के कारण वेबर का जो त्रिपक्षीय सिद्धांत जन्म लेता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के जो हर एक घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक क्रिया को वो मानते थे, उसके कारण वेबर ने त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि आर्थिक एक कारण है, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसके अलावा भी 2 कारण और हैं परिस्थिति एवं शक्ति स्तरीकरण में। तो मैं उसको आपसे अच्छे तरीके से चर्चा किया। फिर उसके बाद शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया। तो ये वेबर की थ्योरी थी। फिर उसके बाद मैंने दुर्खिम आपको स्टार्ट किया। तो दुर्खिम के अंतर्गत जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है बहुत अच्छे से चर्चा किया। श्रम विभाजन के सिद्धांत के बाद आत्महत्या का सिद्धांत,
दुर्खिम का बहुत फेमस है, खूब प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी मैंने आपसे चर्चा बहुत अच्छे तरीके से किया। फिर उसके बाद दुर्खिम के अंतर्गत सामाजिक तथ्य अच्छे से बताया और टोटेमवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप पर भी मैंने चर्चा किया। फिर उसके बाद मीड आपके बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं, मीड आत्म एवं तादात्म्य का सिद्धांत मैंने अच्छे से चर्चा आप लोगों से कर दिया। फिर आपके गुरु और चेले की कहानी स्टार्ट होती है, मर्टन और पार्सन्स। पार्सन्स गुरु थे मर्टन के और मैंने उस पर चर्चा आपसे किया। अब आप लोगों को मैं राजनीति एवं समाज में लेके जा रहा हूं। अब इन दोनों टॉपिक को जोड़कर पढ़ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत। फिर उसके बाद धर्म एवं समाज को भी मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंतर्गत जोड़कर पढ़ाऊंगा और बड़े आनंद पूर्वक आप लोग समझे। अभी आप लोगों का जो यूपी पीएससी का पेपर हुआ उसमें आप देखिए, सभी लोगों से मेरा आग्रह है जो आज मेरे क्लास को देखें वो जाकर यूपी पीएससी का अभी समाजशास्त्र का पेपर देखें। अभी तक जो मैंने आपसे टॉपिक पर चर्चा किया वो अगर डायरेक्ट प्रश्न आपको न मिले तो आप मुझसे कहना। ये आप लोगों से जो मैं चर्चा विमर्श कर रहा हूं इसके पीछे एक बहुत अच्छा गहन अध्ययन है और उस पर विस्तृत रूप से चर्चाएं आप लोगों से लगातार कई वर्षों से करते आ रहा हूं। इस कारण बहुत अच्छे से आसानी से आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं। तो बहुत धैर्यतापूर्वक और ध्यानपूर्वक चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समाजशास्त्र आपको समझ में आएगा। चलिए, अब आज का जो टॉपिक है आपको मैंने बताया कि सिलेबस आपको दिखाऊंगा तब आगे बढ़ूंगा। आपके यूनिट 7 में एक टॉपिक है सामाजिक आंदोलन, तो आज आप लोगों से इसी पर चर्चा होगा। चल, सामाजिक आंदोलन, ठीक है। तो दोस्तों, सामाजिक आंदोलन की अगर परिभाषा आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आखिरकार वो है क्या, वो अगर हमें समझ में आ जाए तो हम आसानी से उस टॉपिक को समझ लेंगे। तो दोस्तों, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए यह कह सकते हैं कि कोई भी सामाजिक क्रिया जो जन लामबंदी पर आधारित हो। किस पर? जन लामबंदी पर, जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन को जन्म देने का हो, वह आपका सामाजिक आंदोलन कहलाएगा। अर्थात कि सामाजिक परिवर्तन अर्थात कि समाज में व्याप्त कोई रूढ़िवादी विचारधारा है जिसको लेकर एक बड़े जनसमूह में व्यापक स्तर पर असंतोष का भाव है। अब व्यक्ति ने सोचा कि आखिरकार इस रूढ़िवादी विचारधारा को क्यों न समाप्त किया जाए। इसके उद्देश्य से व्यक्ति ने जन लामबंदी किया और इस जन लामबंदी के माध्यम से वह चाहता है कि सामाजिक परिवर्तन हो सके। सभी को समझ में आया? सभी लोगों को कोई दिक्कत? मतलब कि लोग उस रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर इकट्ठे हुए और अपना असंतोष जो है सामूहिक रूप से दे रहे हैं, तो वह परिवर्तनकारी होगा। आगे यह प्रक्रिया जो होती है, जो प्रक्रिया आपने देखा कि जन लामबंदी पर कोई भी सामाजिक क्रिया जो जन लामबंदी पर आधारित हो और जो सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे, तो यह प्रक्रिया दीर्घकालिक भी हो सकती है और अल्पकालीन भी हो सकती है। ये अपने स्मरण में रखना, ये आप अपने स्मरण में रखना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक आंदोलन दीर्घकालिक भी हो सकती है, अल्पकालीन भी हो सकती है, स्पष्ट करें। प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं? तो अभी आप लोगों ने सामाजिक आंदोलन की परिभाषा को देखा कि कोई भी सामाजिक क्रिया
जो जन लामबंदी पर आधारित हो, सामूहिक रूप से इकट्ठे होने की भाव हो, जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन को जन्म देने का हो, सामाजिक आंदोलन कहलाएगा। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया आपका लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है और एक शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है। ये अपने विवेक में आप रखिए। यह समाज में सार्थक परिवर्तन का उद्देश्य रख सकती है अथवा इसका उद्देश्य सीमित परिवर्तन का भी हो सकता है। तो सामाजिक आंदोलन परिवर्तन का एक उपकरण है। यहां तक कोई आपको समस्या हो तो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि दीर्घकालिक हो सकती है, अल्पकालीन भी हो सकती है। तो मतलब कि यह एक लंबे अंतराल तक भी हो सकता है और यह शॉर्ट अंतराल में भी हो सकता है। अभी आप कृषि कानून को लेकर लोगों के अंदर असंतोष रहा, लोग बार बार जलामबंदी कर रहे थे और यह कुछ समय तक चलता रहा, एक लंबे अंतराल तक, और फिर उसके बाद सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। राइट? तो ये प्रक्रियाएं होती है और कुछ जो होती है अल्पकालीन होती है, अर्थात कि सीमित समय के लिए होती है। जैसे अभी रेलवे के लिए जो आपका लोगों का असंतोष निकल के आया और सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। ठीक है? और इसका उद्देश्य सीमित परिवर्तन का भी हो सकता है और सार्थक परिवर्तन का भी हो सकता है। तो सामाजिक आंदोलन परिवर्तन का एक उपकरण है। ठीक है? नील जे स्मेल्सर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति को व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया। ये जो नील जे स्मेल्सर है, इनका प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है, तो यह आपको समझना होगा। तो सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति को व्यवस्थित तरीके से यह समझाने का प्रयास किए। अपने संरचनात्मक तनाव के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक आंदोलन के कारकों का उल्लेख किया। किस सिद्धांत के अंतर्गत? तो संरचनात्मक तनाव के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक आंदोलन के जो कारक हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया। तो ये थिंकर का नाम आप अपने स्मरण में रखिए, क्योंकि इनसे आपका प्रश्न पूछ सकता है, तो ये ध्यान बिल्कुल बनाए रखिए। तो उनके अनुसार सामाजिक आंदोलन तभी उत्पन्न होती है जब इस सिद्धांत के तहत प्रतिपादित 6 अलग अलग कारक उपस्थित होते हैं। अर्थात कि यह अपने संरचनात्मक तनाव सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन के जो कारक का उल्लेख किया, तो ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन तभी उत्पन्न होती है जब संरचनात्मक तनाव सिद्धांत के तहत प्रतिपादित 6 अलग अलग कारक जो है उपस्थित दिखेगी, तो यह प्रक्रिया होगी। आइए अब जानते हैं वो कौन सा है। तो उनके द्वारा प्रतिपादित कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है सापेक्ष वंचन। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और यह सोशियोलॉजी पढ़ने के दौरान शब्द आपको बार बार दिखाई देगा। आपको मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि सापेक्ष वंचन क्या होता है। ठीक है? तो जैसे मान लो कि ये 2 मित्र हैं। ठीक है? ये 2 मित्र हैं। एक मित्र जो है यह और यह। ठीक है? ये 2 मित्र हैं। अब ये 2 मित्र में एक मित्र जो है यह हाई क्लास का है और ये लो क्लास का है। ठीक है? अब ये मित्र एक दिन अपने मित्र को अपने घर
आमंत्रित किया। अभी ये मित्र अपने पिता से किसी भी प्रकार का बताया नहीं है कि हमारे मित्र का जो स्टेटस है वो बिल्कुल निम्न है। अब वह इसके घर गया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा ये कौन है? क्योंकि इसके कपड़े जो हैं उस हाई क्लास के प्रोफाइल के तहत नहीं है। तो पूछा तो बताया, तो ये मित्र जो है स्लम एरिया में रहने वाला लड़का है। और वहीं पर उसके पिता इस बच्चे के ही सामने अपने बच्चे को फटकार लगाते हैं कि तुम यहाँ पर रोग, कीटाणु और तमाम प्रकार के जो वायरस हैं लेकर आ रहे हो। तो अब ये जो इसका मित्र है वह अपने मित्र के सापेक्ष अपने आप को वंचित महसूस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो यह अपने मित्र के सापेक्ष अपने आप को वंचित महसूस करेगा। काश मेरे पास होता तो ऐसा सुनने को ना मिलता। राइट? चल, सभी को समझ में आया? चल, तो पहला क्या है? तो उनके द्वारा प्रतिपादित कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक सापेक्ष वंचन है। अन्य शब्दों में इसे समाज की संरचना में उपस्थित तनाव कहा जा सकता है। समाज की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में उपस्थित तनाव कहा जा सकता है। सापेक्ष वंचन वंचन की वह अनुभूति है जो किसी और की तुलना में उपस्थित होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सापेक्ष वंचन वंचन की वह अनुभूति जो किसी और की तुलना में उपस्थित होती है। जब समाज का एक वर्ग अपनी स्थिति की तुलना किसी अन्य वर्ग से करता है एवं उसमें वह वंचित महसूस करता है, तब यह सापेक्ष वंचन कहलाएगा। सभी को समझ में आया? किसी को कोई भी समस्या हो तो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है? तो उनके द्वारा प्रतिपादित कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक सापेक्ष वंचन था। क्या चीज अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो नील जे स्नेल्सर हैं वो कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति को वह व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और वह अपने संरचनात्मक तनाव के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक आंदोलन के कारक का उल्लेख किया कि कौन से कारक है। उनके अनुसार सामाजिक आंदोलन कैसे उत्पन्न होता है, तो बताते हैं कि तभी उत्पन्न होता है ये जो सामाजिक आंदोलन आप देख रहे हैं, परिवर्तन की जो प्रक्रिया जन्म लेगी तो वह कैसे उत्पन्न होगी, तो जब 6 अलग अलग कारक दिखाई देंगे। तो पहला सापेक्ष वंचन जो है वह सामाजिक आंदोलन उत्पन्न होने में एक महत्वपूर्ण कारक है, नील जे स्मेल्सर के अनुसार। सभी को समझ में आया? चल, अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्रश्न पूछ लेना, बड़े साधारणतः शब्दों में आपको बता दिया जाएगा। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य प्रारूप में उपस्थित रह सकती है। इसके कारण असंतोष का भाव उत्पन्न होता है एवं आंदोलन जैसी उपस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखना, सापेक्ष वंचन का जो भाव है यह सापेक्ष वंचन का भाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब जैसे मान लीजिए कि ये संसद भवन है। अब आपके पूरे भारत में अगर देखा जाए तो महिला और पुरुष की जो जनसंख्या है वो लगभग इक्वल है। मतलब कि यह 48 51 52 हो सकता है या 52 48। तो
आखिरकार संसद भवन में प्रतिनिधित्व को लेकर अगर महिलाओं की संख्या कम होगी तो वह पुरुष की तुलना में सापेक्ष वंचन का भाव उनके अंदर जन्म लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। आर्थिक रूप से पता चला कि एक शहर है। अब इस शहर में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है और वहीं पर पास ही में झुग्गी झोपड़ी दिख रही है। बड़ी संख्या में लोग त्राहिमाम रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी समस्याओं में उनकी जिंदगी चल रही है। एक और बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले लोग भोजन का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान कर रहे हैं और वह भोजन के लिए मर रहे हैं। तो वंचन का भाव किसी की तुलना में उत्पन्न होता है, तो वह जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग उन बड़े बिल्डिंग वाले लोगों से अपने आप को वंचित महसूस करेंगे। तो और सामाजिक स्तर पे व्याप्त रूढ़िवादी प्रक्रिया या व्याप्त जाति व्यवस्था जो अन्य लोगों को अन्य जात की तुलना में वंचन का भाव जन्म दे सकता है। तो दोस्तों, यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य प्रारूप में उपस्थित रह सकती है। अभी द कश्मीर फाइल्स मूवी आई, आप एहसास करो, आप उस पर अनुभव करो कि जो कश्मीरी पंडित वहां पर निवास कर रही थी, जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटी, तो वह अल्पसंख्यक थे, तो वह बहुसंख्यक की तुलना में अपने आप को वंचन का भाव उनके अंदर जन्म लेता होगा कि नहीं लेता होगा? सभी लोग कमेंट करें। आपसे यह प्रश्न है, क्या वंचन का भाव जन्म लेता होगा कि नहीं लेता होगा? हो सकता है कि मेरे अंदर भी वंचन का भाव जन्म लेता हो, तो ये किसी की तुलना में, तो इसके कारण असंतोष का भाव उत्पन्न होता है और असंतोष जो होता है, धीरे धीरे यह असंतोष सामूहिक रूप से इकट्ठा होती है, तो वह दोस्तों आंदोलन जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो फर्स्ट, सापेक्ष वंचन सभी को समझ में आया कि नहीं? सभी लोगों का प्रतिक्रिया आनी चाहिए। चलिए, सामाजिक आंदोलन के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण, ध्यान से मेरे साथ सभी लोग यह शब्द लिखते चले। अनुकूल वातावरण पहला क्या था? सभी लोग बताएं। थिंकर का क्या नाम है जो सामाजिक आंदोलन को बहुत व्यवस्थित रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं? सभी लोग थिंकर का नाम बताएं। नील जे स्मेल्सर। तो वह कौन सा सिद्धांत दिए? तो संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत। उसके अंतर्गत कितने कारक? 6 कारक। ठीक है। तो अनुकूल वातावरण, तो समाज एवं सत्ता का इतना सहिष्णु होना अनिवार्य है कि किसी भी प्रकार के असंतोष को व्यक्त करने की स्वतंत्रता उपलब्ध हो। बहुत अच्छी बात है। ये जो लाइन लिखी गई है यह अपने आप में एक वृहद सोच को बताती है। यहां पर लिखा गया समाज एवं सत्ता का इतना सहिष्णु होना बहुत आवश्यक है कि वह किसी भी प्रकार का यदि असंतोष जन्म ले रहा है, किसी भी प्रकार का असंतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति किसी की तुलना में वंचन का भाव उसके अंदर जन्म ले रहा है, तो वह स्वतंत्रता उपलब्ध हो कि वह असंतोष को
व्यक्त कर सके। समझ रहे हैं कितनी प्यारी लाइन लिखी गई है। समाज एवं सत्ता। आपको मैंने समाज की भी परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं। आपको मैंने समाज के अंतर्गत क्या बताया था कि आपका सोसाइटी क्या होता है। एक सोसाइटी के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, और लोगों का समूह होना चाहिए। लोगों का समूह भी होना चाहिए। अब ये जो लोगों का समूह है, हम अकेले एक क्षेत्र विशेष से संबंधित एवं लोगों के समूह को समाज नहीं कह सकते। इनके बीच एक अंतः संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतः संबंध। तब हम इसे समाज कहेंगे। और यह अंतः संबंध 3 आधार पर: प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष। तो इसी समाज में जब अंतः संबंध में प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष का भाव होगा, प्रतिस्पर्धा के दौड़ में हो सकता है कि असमानता व्यापक स्तर पर व्याप्त हो जाए। सहयोग का भाव समाज को स्थिरता प्रदान तो करती है, और संघर्ष, मान लीजिए कि कुछ लोग एकाधिकार स्थापित कर लिए तो असंतोष व्याप्त होगा। तो इस समाज में लोगों को अपने असंतोष को व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। आपके देखिए, आपके संविधान में मौलिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत लोगों को प्रदान की गई है अभिव्यक्त की आजादी। की गई है कि नहीं? तो यह समाज के संदर्भ में भी होना चाहिए एवं सत्ता के संदर्भ में भी। सत्ता की परिभाषा मैंने आपको बता चुका हूं। शक्ति का वैध रूप सत्ता कहलाती है। तो दोस्तों 1 मिनट। तो दोस्तों, सामाजिक आंदोलन के पीछे अनुकूल वातावरण यह एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। तो समाज एवं सत्ता का इतना सहिष्णु होना अनिवार्य है कि किसी भी प्रकार का असंतोष को व्यक्त करने की स्वतंत्रता उपलब्ध हो। एक ऐसा समाज जिसमें अभिव्यक्त की स्वतंत्रता उपलब्ध न हो तो वहां आंदोलन जन्म नहीं ले सकती है। नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस उत्तरी कोरिया के समाज में अभिव्यक्त की स्वतंत्रता अनुपस्थित है। सोचो दोस्तों, आपका भारत कितना महान है, कितना सहिष्णु भरा देश है कि यहां पर अभिव्यक्त की आजादी बहुत बड़े मात्रा में मौजूद है। आप अपने असंतोष को
बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध न हो वहां आंदोलन जन्म नहीं ले सकता है, और आंदोलन जन्म नहीं लेगा तो दोस्तों सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध होने के कारण 3 तलाक जैसे रूढ़िवादी सोच का दमन हुआ। केरल की सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, जो मासिक धर्म की महिलाएं थी, उनको देखिए उनका स्थान मिला। समझ रहे हैं आप लोग? तो समझिए, बहुत मजा आएगा। तो ऐसे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जाते हैं। ठीक है, जहां पर आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध न हो वहां आंदोलन जन्म नहीं ले सकता है, और ऐसे समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। एक सामाजिक आंदोलन में विचारधारा का उपस्थित होना भी अनिवार्य है। विचारधारा आपस में संबंधित विचारों का समीकरण है, जो कि भविष्य का एक चित्रण प्रस्तुत करती है, भविष्य की एक चित्र दिखाता है, एवं यह उन साधनों को भी स्पष्ट करती है जिसके माध्यम से उस भविष्य को प्राप्त किया जा सके। इसे एक साझा मान्यता के रूप में देखा जा सकता है। समझिए कि एक सामाजिक आंदोलन में विचारधारा का उपस्थित होना भी अनिवार्य है। आप बिना विचारधारा के कोई भी आंदोलन बहुत अच्छा उसका प्रारूप नहीं तय कर सकते हैं। आप देखिए, अन्ना हजारे एक विचारधारा के ही साथ तो आंदोलन किए थे। गांधी जी देखिए एक विचारधारा के ही साथ तो अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते थे। तो विचारधारा जो होती है वह आपस में संबंधित विचारों का समीकरण है, जो कि भविष्य का एक चित्रण प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, यह उन साधनों को स्पष्ट करती है जिनके माध्यम से उस भविष्य को प्राप्त किया जा सके। साधन, जैसे गांधी जी कहते हैं कि जितना साध्य पवित्र हो उतना साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो दोस्तों, साधन का भी अपनी उपयोगिता है। तो यह उन साधनों को भी स्पष्ट करती है जिनके माध्यम से उस भविष्य को प्राप्त किया जा सके। अब कार्ल मार्क्स एक विचारधारा के साथ तो आते हैं, लेकिन साधन में वो हिंसक और अहिंसक दोनों आ जाते हैं। तो इससे क्या एक भविष्य की बेहतर चित्रण प्रस्तुत हो सकती है? नहीं। तो दोस्तों, एक सामाजिक आंदोलन में विचारधारा का उपस्थित होना भी अनिवार्य है। विचारधारा आपस में संबंधित विचारों का समीकरण है, जो कि भविष्य का एक चित्रण प्रस्तुत करती है, एवं यह उन साधनों को भी स्पष्ट करती है जिनके माध्यम से उस भविष्य को प्राप्त किया जा सके। इसे एक साझा मान्यता के रूप में देखा जा सकता है। वे सामूहिक विचार होते हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक क्रिया है, तो विचारधारा के रूप में यह सामूहिक विचार लोगों को कलेक्ट करता है, एकीकृत करता है। अतः विचारधारा किसी भी सामाजिक आंदोलन को दिशा प्रदान करती है। यहां तक सभी को समझ में आया? हम लोग कितने चीजें समझ चुके? पहला हम लोगों ने समझा सापेक्ष वंचन, दूसरा अनुकूल वातावरण, तीसरा विचारधारा। सामाजिक आंदोलन में एक नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए, नेतृत्व का कितना बड़ा योगदान है सामाजिक आंदोलन में, समझने का प्रयास करिए। तो सामाजिक आंदोलन में एक नेतृत्व की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो सामाजिक आंदोलन को यह नेतृत्व उस मार्ग पर अग्रसर करती है जो कि आंदोलन की विचारधारा पर आधारित है। देखिए, समझिए
कि सामाजिक आंदोलन में एक नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है। भाई कोई तो लीडरशिप करेगा ना। तो सामाजिक आंदोलन को यह नेतृत्व उस मार्ग पर अग्रसर करती जो कि आंदोलन के विचारधारा पर आधारित है। आंदोलन जिस विचारधारा पर आधारित है तो उस विचारधारा के साथ नेतृत्व करता आगे लेके जाता है। तो नेतृत्व को करिश्माई माना जाता है। देखिए अन्ना हजारे, याद तो करिए, एक विचारधारा के साथ नेतृत्व करता कौन? अन्ना हजारे। तो यह माना जाता है कि नेतृत्व इस समूह को संकट के इस दौर से बाहर निकालने में सक्षम है। अर्थात कि जो संकट उत्पन्न हुई है उस संकट को एक करिश्माई व्यक्तित्व वाला नेतृत्वकर्ता एक अच्छी विचारधारा के आधार पर वह इस संकट से उस पूरे समूह को बाहर निकालने में सक्षम है। तो यह नेतृत्व आंदोलन के सदस्यों को निरंतर उत्प्रेरित करती है। तो और दोस्तों, एक नेतृत्व विहीन में आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक सकता है। आप याद करिए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही नेतृत्व विहीन हुई वह अपने उद्देश्यों से भटक गई और हिंसक का रूप ले लिया। याद करिए, ठीक है। चल अब दोस्तों, एक सामाजिक आंदोलन में संगठनात्मक स्वरूप का होना भी अनिवार्य है। अर्थात आंदोलन के सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिए कि वे इसका एक हिस्सा हैं। आंदोलन के सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिए कि वे इसका एक हिस्सा है। एक सामाजिक आंदोलन में संगठनात्मक स्वरूप का होना भी अनिवार्य है। अर्थात आंदोलन के सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिए कि वे इसका एक हिस्सा है, अर्थात कि वो आपसे बाहर नहीं है। तो आंदोलन के प्रति निष्ठा एवं समर्पण का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी आंदोलन निष्ठा एवं समर्पण के बिना सफल नहीं हो सकता है। तो एक आंदोलन में पदाधिकारी होने चाहिए जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्पष्ट हो। तो यह संगठनात्मक स्वरूप के आधार पर आप वहां पर पदाधिकारियों का क्रम जो है स्पष्ट कर दिए कि आप अध्यक्ष हैं, आप महामंत्री हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, और फिर उसके बाद जो आपसे जुड़ने वाले मेंबर्स हैं उनकी बड़ी अच्छे तरीके से निष्ठा एवं समर्पण होना चाहिए। अंततः एक सामाजिक आंदोलन में एक तत्काल कारक का होना भी अनिवार्य है। यह वह चिंगारी है जो किसी भी आंदोलन को आरंभ करती है और उसको आगे लेके जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या क्या समझाया गया? सापेक्ष वंचन, अनुकूल वातावरण, विचारधारा, नेतृत्व, संगठनात्मक स्वरूप और एक तत्काल कारक। वो कुछ भी जो यह एक चिंगारी की तरीके है जो किसी भी आंदोलन को आरंभ करती है। तो सभी को ये सामाजिक आंदोलन का टॉपिक समझ में आया कि नहीं? ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं? सामाजिक आंदोलन सभी को, सभी लोग एक अपना कमेंट कर दीजिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलते हैं। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चल अब आते हैं एक आंदोलन का जीवन चक्र।
ठीक है, अब आते हैं एक आंदोलन का जीवन चक्र। मुझे याद है कि मैं अनअकैडमी में जब पढ़ा रहा था तो उस वर्ष ये प्रश्न आया था, 2019 या 20 था, 20। तो उस वक्त ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया। तो एक आंदोलन का जीवन चक्र क्या होता है ये अब समझ ले। तो दोस्तों, एक आंदोलन का जीवन चक्र एक सामाजिक आंदोलन उत्पत्ति से लेकर अंत तक विभिन्न चरणों से गुजरता है। सामाजिक आंदोलन आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया कि सोशल मूवमेंट क्या है, आप लोगों ने अच्छे से समझा। नील जे स्मेल्सर की जो सिद्धांत है उसके तहत जो 6 कारक हैं उसको भी मैंने बता दिया। तो अब यहां पर एक आंदोलन का जीवन चक्र क्या है, द लाइफ साइकिल ऑफ सोशल मूवमेंट। तो दोस्तों, एक आंदोलन का जीवन चक्र एक सामाजिक आंदोलन जो उत्पत्ति हो रही है, जन्म ले रहा है और वो अंत तक तो कई चरणों से गुजरता है। अब आपको उन चरणों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः एक सामाजिक आंदोलन के जीवन चक्रों को 4 चरणों में डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। अब आइए इसको समझते हैं। तो प्रारंभिक चरण, इस चरण में लोगों के बीच एक असंतोष का भाव उत्पन्न होने लगता है, परंतु असंतोष का यह भाव व्यक्तिगत स्तर पर ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कृषि कानून लेकर आया, वह सदन में पास हो गया। अब यह असंतोष जब लोगों के समीप आया कि क्या है, अब लोगों ने जब देखा तो व्यक्तिगत स्तर पर कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। तो प्रारंभिक चरण, पहला चरण के जो पहला चरण है, इस चरण में लोगों के बीच एक असंतोष का भाव उत्पन्न होने लगता है, परंतु यह जो असंतोष का भाव है यह व्यक्तिगत स्तर पर ही रहता है, इंडिविजुअल स्टेज पर रहता है। दूसरा चरण प्रचलित चरण कहलाता है। वन मिनट। दूसरा चरण प्रचलित चरण, अर्थात कि व्यक्तिगत असंतोष की भावना जो होती है दोस्तों, जो अभी पहले चरण में, फर्स्ट स्टेज में इंडिविजुअल था, व्यक्तिगत स्तर पर था। क्या व्यक्तिगत स्तर पर था? असंतोष का भाव। ठीक है, यह इंडिविजुअल था, व्यक्तिगत। असंतोष का जो भाव था वह व्यक्तिगत स्तर पर था। ठीक है, अब दूसरे चरण में व्यक्तिगत असंतोष की भावना जो थी वह एक बड़े समूह की सामूहिक भावना में परिवर्तित हो जाती है। तो व्यक्तिगत विचार एक विचारधारा में चेंज हो जाता है। समझिए कितनी बड़ी बात कहा जा रहा है। पहला चरण कोई असंतोष का भाव जन्म लिया, लेकिन वह असंतोष का भाव व्यक्तिगत स्तर पर था। लेकिन अब सेकेंड स्टेज में जब वो प्रचलित चरण में आया तो व्यक्तिगत असंतोष की भावना जो थी वह एक बड़े समूह की सामूहिक भावना में परिवर्तित हो जाती है। अब व्यक्तिगत विचार एक विचारधारा में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा चरण औपचारिक संगठनात्मक चरण है। इस चरण में आंदोलन एक नेतृत्व को प्राप्त करता है।
जो कि परिवर्तन की दिशा में लोगों को लामबंद करता है, इकट्ठा करता है और जिम्मेदारियां आवंटित की जाती है एवं अधिक्रम भी सुनिश्चित किया जाता है। बहुत अच्छे से भी और समझेंगे। और फिर उसके बाद अंततः आंदोलन जो है वह मृत्यु को संस्थानीकरण का, इसको अंततः आंदोलन की मृत्यु, जो आंदोलन है वह एक समय डेथ करेगा, तो इसको संस्थानीकरण का चरण कहते हैं। इस चरण में लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। यदि लक्ष्य प्राप्त हो जाती है तब परिवर्तन का संस्थानीकरण हो जाता है, अर्थात परिवर्तन दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब ऐसे में वर्तमान जो व्यवस्था है उसका संस्थानीकरण हो जाता है। सामाजिक आंदोलन का संस्थानीकरण एक अन्य प्रारूप में भी संभव है। उदाहरण स्वरूप सामाजिक आंदोलन का राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाना। देखिए अब समझिए, मैं आपको फिर से, पहले चरण में आपने क्या देखा? पहले चरण में आप लोगों ने देखा कि एक असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो प्रारंभिक चरण पहले चरण में जो ले जा रहा है। इस चरण में लोगों के बीच एक असंतोष का भाव जो जन्म लिया, परंतु असंतोष का यह भाव व्यक्तिगत स्तर पर रहता है, इंडिविजुअल स्तर पर रहता है। अर्थात कि मान लीजिए कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन है वो अचानक थोड़ी हो गया। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को भ्रष्टाचार का एहसास हो रहा था व्यापक स्तर पर, और कोई भी चीजें ओपन नहीं हो रही थी। या कृषि का कानून जो आया, कई लोगों का इसमें असंतोष का भाव सोशल मीडिया के माध्यम से, जनलामबंदी के माध्यम से दिखाई दे रहा था। तो ये इंडिविजुअल स्तर पर अभी था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा चरण प्रचलित चरण की ओर लेके जाता है, अर्थात कि व्यक्तिगत असंतोष की भावना एक बड़े समूह की सामूहिक भावना में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्तिगत विचार एक विचारधारा में चेंज हो जाती है। अब जैसे अभी भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के अंदर इंडिविजुअल असंतोष था, अब धीरे धीरे यह असंतोष एक बड़े समूह की सामूहिक भावना में परिवर्तित हो गई। बड़ा समूह जो है इस भ्रष्टाचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाने लगा, तो व्यक्तिगत विचार अब एक विचारधारा में चेंज हो गई, ठीक है। तो तीसरा चरण औपचारिक संगठनात्मक चरण है। इस चरण में आंदोलन एक नेतृत्व को प्राप्त करता है, जैसे अन्ना हजारे आए जो कि परिवर्तन की दिशा में लोगों को इकट्ठा किया। आप देखिए कितने बड़े मात्रा में लोग पहुंचे थे, है ना। जिम्मेदारियां आवंटित की जाती है और अधिक्रम भी, अर्थात कि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवंटित की जाएगी, एक अधिक्रम बनाया जाएगा कि आपका दायित्व तो क्या क्या है, ठीक है। अंततः फिर आंदोलन मृत्यु को संस्थानीकरण का चरण कहते हैं। अब इस चरण में लक्ष्य की प्राप्ति हो भी सकती है, अर्थात कि जिस लक्ष्य से आप आंदोलन कर रहे थे हो सकता है प्राप्त भी हो जाए और हो सकता है नहीं भी। अब देखिए प्राप्त हो गया, कृषि कानून सरकार वापस ले ली। यदि लक्ष्य की प्राप्त हो जाती है तब परिवर्तन का संस्थानीकरण हो जाता है, अर्थात परिवर्तन दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब ऐसे में आंदोलन जो वर्तमान व्यवस्था है उसका संस्थानीकरण हो जाता है, अर्थात कि वही बना रहता है। सामाजिक आंदोलन का संस्थानीकरण एक अन्य प्रारूप में भी संभव है। उदाहरण स्वरूप सामाजिक आंदोलन का राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाना, अन्ना हजारे का आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म होना। सभी को समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। अभी क्लासेस चलेगी, बस आप लोगों को कमेंट के लिए मैं बोला हूं, कमेंट करिए। कोई भी समस्या हो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम और अच्छे तरीके से आगे और चीज़ों की ओर लेके चले। तो दोस्तों अब आप लोगों ने इस टॉपिक को यहाँ तक समझ लिया, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम
मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, अब आगे हम प्रक्रियाओं को लेकर चलते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र, है ना। बहुत अपने आप में कितना अच्छा शब्द है ना, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, है ना, अच्छा शब्द। लोकतंत्र, राजतंत्र की प्रक्रिया से व्यक्ति आगे बढ़ा, तानाशाही तंत्र की प्रक्रिया से व्यक्ति आगे बढ़ा, लोकतंत्र की ओर आया, जहां पर जनता का शासन, अभिव्यक्त की आजादी, है ना। जैसे अभी आपको मैंने चर्चा किया इसके पिछले कि असंतोष का भाव उत्पन्न होने की अभिव्यक्ति की आजादी, ये एक लोकतंत्र में ही संभव है दोस्तों। राजतंत्र में असंतोष का भाव जन्म लेने की प्रक्रिया नहीं रहती है। क्या रहती है? सभी लोग कमेंट करो, क्या रहती है? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति में क्या व्यक्ति को ऐसा भाव जन्म देने का गुंजाइश रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप असंतोष का भाव नहीं जन्म दे सकते हैं। दिएंगे तो आपको सर कलम की जाएगी, आपको भरी चौराहे पर दंड दिया जाएगा, बहुत कठोर दंड। दोस्तों, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोगों को खूब अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। असंतोष का भाव आप खूब जन्म दीजिए। सोशल मीडिया पे आप खूब अच्छे स्तर पर देखते हैं कि नहीं? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ओपन करिए, आपको खूब दिखेगा असंतोष का भाव या संतोष का भाव दोनों। ट्विटर पे देखेंगे, व्हाट्सएप की स्टेटस पे देखेंगे, है ना, खूब दिखेगा। तो ये एक लोकतंत्र में संभव है, और इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को जानने के लिए आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए। आशा करता हूँ कि आपको सामाजिक आंदोलन बहुत अच्छे से समझ में आएगी।